मैं अपनी शादी का लाल जोड़ा पहने मंडप में खड़ी थी। मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी की महक अभी ताजी थी। तभी मेरे फोन पर मेरे घमंडी मालिक के बेटे का संदेश आया, तुम्हारी नौकरी खत्म, इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझना। उसे लगा था कि एक औरत अपने सबसे खास दिन पर टूट कर बिखर जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसने एक शेरनी को छेड़ दिया है, और अब इस अपमान की जो कीमत उसे चुकानी थी वो उसकी सोच से परे थी। पंडित जी ने अभी अभी हमें जीवन भर साथ निभाने का आशीर्वाद दिया था। बाहर मेहमानों की हंसी और शहनाई की गूंज माहौल को पवित्र बना रही थी, लेकिन उस एक संदेश ने जैसे मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड्डा डेच दिया हो। यह संदेश तन्मय का था, मेरे दफ्तर के मालिक का बेटा, वही आदमी जिसने पिछले 3 महीनों से मेरे काम का हर एक दिन नर्क बना दिया था। और उसने यह दिन चुना था, मेरी शादी का दिन, जब एक लड़की अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। मेरे हाथ अचानक बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए, उंगलियां कांपने लगीं। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक पल पहले मैं एक खुशहाल दुल्हन थी, और दूसरे ही पल मैं वो लड्डकी बन गई जिसके हाथ से उसकी सालों की मेहनत बेरहमी से छीन ली गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे अपना फोन अपने पति करण की तरफ बढ़ा दिया। करण ने वह संदेश पढ़ा, और मैं तैयार थी कि वह अभी गुस्से में आग बबूला हो जाएगा। लेकिन करण ने जो किया, उसने मुझे अंदर तक शांत कर दिया। उसने मेरे कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया, मेरी उंगलियों को चूमते हुए बहुत ही गहरी और शांत आवाज में बोला, फोन अभी बंद कर दो, बाकी सब दुनिया बाद में देखी जाएगी, आज का दिन सिर्फ हमारा है। मैं उसे हैरानी से देखती रह गई। कैसे कोई इतना शांत रह सकता है जब उसकी नई नवेली पत्नी की आजीविका उसी के शादी के दिन छीन ली गई हो। मैंने अपनी कांपती हुई सांसों को काबू करते हुए कहा, करण, मैं उस निर्माण कंपनी में मुख्य अधिकारी थी, वो नौकरी मेरा सब कुछ थी। उसने मेरी आंखों में बहुत गहराई से देखा। उसकी नज़रों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। मुझ पर भरोसा रखो, उसने बस इतना कहा। मेरी सहेली नेहा ने मेरा फोन अपने पर्स में छिपा लिया, और हम वापस मेहमानों के बीच लौट गए। बाहर से मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। 3 घंटे बाद जब हम मेहमानों को विदा कर रहे थे, तभी नेहा दौड़ती हुई आई। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और आंखों में दहशत थी। वाणी, तेरा फोन रुक ही नहीं रहा है, 108 कॉल आ चुके हैं। मेरा दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। मैंने फोन की स्क्रीन देखी तो मेरी सांसें अटक गईं। दफ्तर के लोग, मेरे सहकर्मी, और एक नंबर जो बार बार चमक रहा था। 17 बार फोन आया था, और वो नंबर तन्मय के पिता, यानी कंपनी के मुख्य मालिक गोविंद सेठ जी का था। उसी पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि यह बात सिर्फ मुझे नौकरी से निकालने की नहीं है। कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी नौकरी से कहीं ज्यादा भयानक है। मेरा नाम वाणी है, और मेरी आदत हमेशा से हर काम को पूरी ईमानदारी और नियम से करने की रही है। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक रहे हैं, उनके लिए मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म था। कॉलेज के पहले साल में ही मेरे पिताजी को लकवा मार गया था। घर में पैसे की तंगी और दवाइयों का बोझ बहुत ज्यादा था। एक वक्त तो ऐसा आया कि लगा अब पढ़ाई छोड़ देनी पड़ेगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दिन में कॉलेज और रात भर एक छपाई की दुकान पर काम करके मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। मैंने वास्तुकला और परियोजना प्रबंधन में महारत हासिल की, क्योंकि मेरे पास जीवन में कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। इसी मेहनत के दम पर मुझे उस शहर की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी में नौकरी मिली थी। गोविंद सेठ जी एक सख्त लेकिन काबिलियत को पहचानने वाले इंसान थे। उन्होंने मुझे इसलिए रखा था ताकि मैं कंपनी की पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई और सुरक्षित डिजिटल प्रणाली बना सकूं। मैंने अपनी दिन रात की नींद कुर्बान करके एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे हर नक्शे, हर बजट और हर सुरक्षा नियम का पक्का हिसाब रखा जाता था। मेरी इस व्यवस्था ने कंपनी का क्रोधों का फायदा कराया था, और सेठ जी ने सबके सामने मुझे कंपनी का सबसे कीमती हिस्सा बताया था। फिर कंपनी में तन्मय का प्रवेश हुआ, सेठ जी का इकलौता बेटा, उम्र 32 साल, लेकिन अक्ल और अनुभव दोनों में शून्य। घमंड इतना कि जैसे पूरी दुनिया को वो खरीद सकता हो।
सेठ जी ने उसे मेरा सीधा अधिकारी बना दिया और उसी दिन से मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। तन्मय को मेरी काबिलियत से नफरत थी। वो मुझे हर बड्ढी बैठक से बाहर रखने लगा और मेरे बनाए हुए हर तरीके का श्रेय खुद लेने लगा। उसका असली डर यह था कि अगर पूरी कंपनी मेरी बनाई व्यवस्था को समझ गई तो उसकी अयोग्यता सबके सामने आ जाएगी। उन्हीं दिनों शहर के बीचों बीच एक बहुत बड्ढी और अहम इमारत का काम चल रहा था। यह शहर की इज्जत और हजारों लोगों की सुरक्षा का सवाल था और इसी काम के दौरान मेरी मुलाकात करण से हुई थी, जो नगर निगम के सुरक्षा विभाग में एक ईमानदार अधिकारी था। करण उन लोगों में से नहीं था जो आंख बंद करके फाइलों पर मोहर लगा देते हैं। वो हर नक्शे को बारीकी से जांचता था। हमारे बीच पहले काम की बातें हुई, फिर चाय, और धीरे धीरे करण मेरी जिंदगी का वो सुकून बन गया जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। मुझे तब यह नहीं पता था कि करण भी अपनी जगह से एक बहुत बड़ी गड्ढबद्धि पर नजर रखे हुए था। हमारी कंपनी से जो भी फाइलें नगर निगम में जा रही थीं, जिन्हें तन्मय खुद भेजता था, उनमें कुछ बहुत अजीब था। सुरक्षा के कुछ पन्नों को जानबूझकर घुमाया जा रहा था। जब मेरी शादी की रात चल रही थी और तन्मय ने मुझे नौकरी से निकालने का संदेश भेजा, तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ छिन गया। लेकिन रात के अंधेरे में जब मंडप सूना हो गया, करण मेरे पास आकर बैठा। उसने बहुत ही सावधानी से धीमी आवाज में कहा, वाणी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह बात अब सिर्फ तुम्हारी नौकरी की नहीं रही। उसने एक गहरी सांस ली और जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तन्मय जो नए नक्शे भेज रहा है, उनमें वो छुप कर बदलाव कर रहा है। सुरक्षा के नियमों को हटाया जा रहा है और बहुत ही घटिया दर्जे का सामान इस्तेमाल करने की योजना है। वो इमारत कभी भी गिर सकती है। मेरे शरीर में जैसे हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ ढाच गई। यह तो बहुत बद्धा जुर्म है, मेरे मुंह से निकला। यह तो बेगुनाह लोगों की जान से खेलना है। करण ने अपना सिर हिलाया। मैंने सारे सबूत जुटा लिए हैं। मैं अगले हफ्ते उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने वाला था। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार मुझे समझ आया कि वो मंडप में इतना शांत क्यों था। अब तुम्हें तन्मय ने लिखित में नौकरी से निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि जब यह बम फूटेगा तो तुम कानूनी तौर पर सुरक्षित हो। वो सारा इल्जाम तुम्हारे सिर पर मरना चाहता था। मैं स्तब्ध रह गई। मेरी कंपनी, मेरा बनाया गया वो सुरक्षा का ढांचा और हजारों मासूम लोगों की जान, सब कुछ खतरे में था। मैंने भारी मन से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? करण के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान थी। आज हम सिर्फ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और जब हम लौटेंगे तब हम उन्हें बताएंगे कि किसी भी औरत की मेहनत और इज्जत से खेलने का क्या अंजाम होता है। उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन फिर से चमकी। गोविंद सेठ जी का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन इस बार मेरे अंदर कोई डर नहीं था। अब मैं वो बेचारी लड़की नहीं थी जिसे तन्मय ने एक झटके में निकाल दिया था। अब मैं सच्चाई और नियमों की एक मजबूत दीवार बन चुकी थी। मैंने उनका फोन काट दिया। अगले कुछ दिन हमने अपने परिवार के साथ बिताए, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही जंग चल रही थी। जब हम अपने सफर पर गए तो मेरी सहेली ने मुझे बताया कि कंपनी में हाहाकार मचा हुआ है। तन्मय ने मेरी बनाई हुई कंप्यूटर प्रणाली को बंद करवा दिया था और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की एक विशेष जांच टीम ने कंपनी को नोटिस भेज दिया था। उसी समय गोविंद सेठ जी का एक आवाज वाला संदेश मेरे फोन पर आया। उनकी आवाज में जो दहशत थी वो साफ महसूस हो रही थी। वाणी, मेरी बच्ची, प्लीज वापस फोन करो। यह तन्मय का कोई मजाक नहीं है। हमारे सबसे बड़े काम पर नगर निगम की जांच बैठ गई है। तुम्हारी बनाई हुई व्यवस्था के बिना हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दाता हूं। मैंने फोन कान से हटाया और करण की तरफ देखा। करण ने अपना थैला खोला और उसमें से कुछ कागजात निकाले। मेरे पास कंपनी के अंदर का डाटा नहीं है, लेकिन मेरे पास वो पुराने नक्शे हैं जिन्हें तन्मय ने बाद में बदल दिया था। मैंने पूछा, पर वो मेरे बनाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़कर बदलाव कैसे कर पाया? करण ने कहा, क्योंकि तन्मय ने तुम्हारे बाद कंप्यूटर का वो मुख्य दरवाजा इस्तेमाल किया जिसे आपातकाल के लिए रखा गया था, और वो भी तुम्हारे नाम से। मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। इसका मतलब यह था कि तन्मय ने मेरे नाम का और मेरी पहचान का इस्तेमाल करके वो सारे गलत काम किए थे, ताकि कल को जब जांच हो तो सीधा फंदा मेरे गले में आकर गिरे। मेरे अंदर गुस्से का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसकी आग में मैं अब किसी को बख्शने वाली नहीं थी।
मैंने तुरंत गोविंद सेठ जी को फोन मिलाया। उन्होंने 1 घंटे में ही फोन उठा लिया। वाणी, भगवान का शुक्र है तुमने फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में कहा, सेठ जी, मुझे बस इतना बताइए कि क्या तन्मय ने मुझे नौकरी से निकालने से पहले आपसे पूछा था? वो एक पल के लिए चुप रहे, फिर टूटी हुई आवाज में बोले, नहीं, मुझे रात में पता चला। वाणी, मुझे माफ कर दो। प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें 3 गुना वेतन दूंगा। जो मांगोगी वो दूंगा। बस हमारी इज्जत बचा लो। यह वही शब्द होते हैं जो हमेशा सत्ता और पैसे वाले लोग तब बोलते हैं जब उनका अपना अहंकार टूट जाता है। लेकिन जब वो किसी गरीब को कुचल रहे होते हैं तब उन्हें यह सब याद नहीं आता। मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, सेठ जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूं, लेकिन मेरी अपनी शर्तों पर। पहले मुझे लिखित में चाहिए कि इस पूरी गड्ढबद्धी में मेरे नाम पर कोई भी कानूनी आंच नहीं आएगी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। मैंने करण की तरफ देखा और कहा, अब खेल शुरू होगा। 2 दिन बाद मैं वापस उसी दफ्तर के बाहर खड़ी थी। पर आज मैं कोई मामूली कर्मचारी नहीं थी। आज मैं वहां का न्याय करने आई थी। बैठक के कमरे में गोविंद सेठ जी और उनके वकील बैठे थे। सेठ जी की आंखें सूजी हुई थीं। मैंने बिना समय बर्बाद किए कहा, मुझे कंप्यूटर कक्ष में जाना है। जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया, मेरी उंगलियां उस पुराने कीबोर्ड पर ऐसे चलने लगीं जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार चला रहा हो। मैंने सुरक्षा की परतें खोलीं और वो सच मेरे सामने था। मेरी शादी के दिन ठीक उसी समय जब मैं मंडप में फेरे ले रही थी, मेरे नाम से दफ्तर के अंदर से कंप्यूटर में हेराफेरी की गई थी। मैंने आईटी के मुख्य अधिकारी को बुलाया। ये किसने किया? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, तन्मय। वो कमरे में घुसा। उसके चेहरे पर अब भी वही पुराना सढ़ा हुआ घमंड था। अरे वाणी, वापस आ गई? कैसी रही शादी? उसने एक घटिया सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला। मैंने बस कंप्यूटर की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। ये बदलाव तुमने किए हैं और तुमने मेरी पहचान चुरा कर किए हैं। उसका चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ ढा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम तो वैसे भी निकाल दी गई हो। मैंने बहुत ही शांत लेकिन धारदार आवाज में जवाब दिया, मैं निकाल दी गई हूं, तन्मय। लेकिन मेरे बिना तुम्हारी यह पूरी कंपनी और तुम्हारे पिता की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे जाने वाली है, क्योंकि कल सुबह नगर निगम के सबसे बड़े अधिकारी के सामने जांच है। उसी वक्त गोविंद सेठ जी का फोन बजा। सामने से आयुक्त साहब का सीधा आदेश था कि कल सुबह 9 बजे सारे सबूतों के साथ सभी को हाजिर होना है। मैंने अपना पर्स उठाया, करण का हाथ पकड़ा और बाहर निकलते हुए बस इतना कहा, कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, तन्मय। देखते हैं तुम्हारा ये घमंड तुम्हें कल कैसे बचाता है। अगली सुबह नगर निगम का कार्यालय खचाखच भरा था। पत्रकारों की भीड़ बाहर खद्दी थी। हम अंदर गए। आयुक्त महोदय अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे। गोविंद सेठ जी और तन्मय पसीने से भीगे हुए थे। तन्मय की आंखों में अब मौत का डर साफ दिख रहा था। आयुक्त ने बहुत ही कड्डी ऐच्छिक आवाज में पूछा, इस पूरी परियोजना के कागजातों का नियंत्रण किसके पास था? मैंने आगे बढ़कर बहुत ही स्पष्ट आवाज में कहा, महोदय, मुझे मेरी शादी की रात को नौकरी से निकाल दिया गया था और उसी रात मेरे कंप्यूटर की पहचान का गलत इस्तेमाल करके दफ्तर के अंदर से इन नक्शों में छेद-छादाच की गई। तन्मय बीच में चीखा, सर, यह झूठ बोल रही है। यह बदला ले रही है क्योंकि इसे नौकरी से निकाला गया था। आयुक्त ने हाथ उठाकर उसे शांत किया। यहां सिर्फ सबूत बोलते हैं। करण ने अपनी फाइल से वो सारे नक्शे निकालकर मेज पर रख दिए। महोदय, ये रहे वो सबूत। कंपनी ने जानबूझकर आग से बचने के रास्तों को छोटा किया और घटिया सीमेंट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, और यह सब कुछ तन्मय के आदेश पर हुआ है। मैंने कंप्यूटर के वो सारे डिजिटल सुराग सामने रख दिए जो साबित करते थे कि जिस समय हेरा फेरी हुई, मैं मीलों दूर अपने मंडप में बैठी थी और वो सारा काम दफ्तर के उसी हिस्से से हुआ था जहां सिर्फ तन्मय बैठता था। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की सांस रुक गई हो। आयुक्त ने तन्मय की तरफ देखा और उनका फैसला पत्थरों पर खींची लकीर की तरह था। अगले 48 घंटे तक काम पूरी तरह बंद रहेगा। इस पूरी कंपनी का डिजिटल और कानूनी ऑडिट होगा, और जब तक यह जांच पूरी नहीं होती, तन्मय इस परियोजना से पूरी तरह बेदखल रहेगा। तन्मय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, सर, इससे तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आयुक्त ने बिना पलक झपकाए कहा,
कंपनी बाद में, लोगों की जान पहले। गोविंद सेठ जी ने अपना सिर झुका लिया। उनका सारा गुरूर आज उनके बेटे की बेवकूफी के नीचे दब चुका था। बैठक खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही सेठ जी मेरे पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। वाणी, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बेटे के अंधे मोह में एक हीरा खो दिया। तुम वापस आ जाओ बेटी। तन्मय भी वहीं खड़ीदा था। उसका सारा घमंड टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा, बस वापस आ जाओ। मुझे उसकी इस गिरी हुई सोच पर हंसी आ गई। तन्मय, तुम आज भी यही सोचते हो कि औरतों की इज्जत और ईमानदारी को चंद रुपयों से खरीदा जा सकता है? मैंने सेठ जी की तरफ देखा और अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सेठ जी, मैं वापस आपकी कर्मचारी बनकर तो कभी नहीं आऊंगी, लेकिन हाँ, मैं अपनी खुद की एक जांच और नियमन कंपनी खोल रही हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम दोबारा शुरू हो, तो मेरी कंपनी आपका सारा काम जांचेगी। मेरे नियम होंगे, मेरी शर्तें होंगी और आपके बेटे का इस काम में कोई दखल नहीं होगा। सेठ जी ने बिना एक पल की देरी किए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुछ ही दिनों में तन्मय को सारे अधिकारों से हटा दिया गया। उसे एक कोने में सिर्फ कागज छांटने का काम दे दिया गया और मैंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की, जो अब पूरे शहर की इमारतों की सुरक्षा जांचती है। करण हमेशा की तरह मेरे साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा। एक रात मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ तन्मय था। उसकी आवाज में अब वो घमंड नहीं, बल्कि एक हारी हुई थकान थी। वाणी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता था कि सत्ता का मतलब सब कुछ कुचल देना होता है, पर तुमने मुझे मेरी हैसियत दिखा दी। मैंने बहुत ही शांति से जवाब दिया, कर्मों का फल हमेशा मिलता है तन्मय। अगली बार किसी भी औरत की मेहनत और इज्जत पर हाथ डालने से पहले यह दिन याद रखना। मैंने फोन काट दिया। मुझे उससे कोई बदला नहीं लेना था। मेरी जीत किसी को बर्बाद करने में नहीं, बल्कि उस सच्चाई और व्यवस्था को जिताने में थी, जो अब हजारों मासूम लोगों की जान सुरक्षित रखेगी।